हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर सेंट्रल आइडिया करवा दीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण किताब से यानी पोएट्री से 3 मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया को देखने वाले हैं। अगर हम बात करें भैया, तो ये जो सेंट्रल आइडिया वाला टॉपिक होता है आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है। और आज हम जो 3 सेंट्रल आइडिया देखेंगे बच्चों, ये 100 में 100% पूछे जाने वाले टॉपिक हैं, याद रखना। इसके अलावा आपको चौथा पांचवा याद ही नहीं करना है। बस आज के इस वीडियो में जो हम देखेंगे केवल 3 सेंट्रल आइडिया आप तैयार कर लेना बच्चों, उसके अलावा नहीं रखना। क्योंकि ये भाई कुछ टॉपिक होते हैं ना कि हाँ ये आने की संभावना है, बट ये तो 100% हम बता रहे हैं कि आएगा। 3 देते हैं वह आज इस वीडियो में जो 3 देखेंगे उसमें से आपको भाई एक तो 100% आएगा भैया, याद रखना। ठीक, इसीलिए बोल रहे हैं ये टॉपिक एकदम फिक्स है। कभी कभी ये तीनों के तीनों आ जाते हैं, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि इन चाहे जितने सेट बन जाए, 5 बन जाए, 7 बन जाए, आज हम जो 3 देखेंगे तो इनमें से जरूर रहता है। क्लियर? चलिए सेंट्रल आइडिया को देख लेते हैं। 3 के तीनों को हम एक ही वीडियो में एक ही फ्रेम के अंदर निपटा देते हैं, क्योंकि अगर आपको सही तरीका नहीं पता कि सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है तो भैया हो जाएगा गड़बड़ और आपके नंबर भी कट जाएंगे। इसलिए रटना नहीं, क्योंकि रटाना हमारी फितरत में नहीं है। तो चलिए देखते हैं बच्चों कैसे लिखना होता है। सबसे पहले जो सेंट्रल आइडिया है हम देखेंगे माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 ये जो चैप्टर है इसमें कवित्री क्या है, अपने आप को एक बेटी के रूप में प्रदर्शित करते हैं और इन्होंने अपने मां के प्रति लिखा है इस चैप्टर में। ठीक है ना? जब हम स्टेंजा करवाएंगे, क्योंकि इसमें स्टेंजा भी इस चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है पूरे 6 नंबर में बच्चों, उसको भी करवाएंगे, डोंट वरी। तो इसमें जो है थोड़ा कहानी समझ लीजिए कि जो इसमें कवित्री होती हैं भाई वो अब एहसास करते हैं कि उनकी माँ धीरे धीरे बूढ़ी हो रही हैं और वो जिंदगी के लास्ट स्टेज में है कि कुछ ही सालों में अब वो क्या हो जाएंगी, दुनिया से अलविदा हो जाएंगी। तो उनको बड़ा यही सब डर लगा होता है। वो कोचीन एयरपोर्ट के लिए रवाना होती हैं कार से माँ को छोड़ने के लिए। फिर जब माँ को विदा करते हैं तो इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंसू छिपाते हुए मतलब बहुत कुछ भी बयां कर देती हैं। तो ये सारी चीजें हैं। कहने का मतलब सिंपल से अगर हम एक वर्ड्स में बोले भैया, तो इसमें माँ के प्रति प्रेम का वर्णन किया गया है। ठीक, कहते हैं ना कि माँ तो माँ होती है। भले आपके घर में बहुत सारे लोग भर जाएं कि भाई बहन है, आपकी बुआ जी हैं, ठीक, मतलब और है जैसे चाचा चाची हैं, कोई भी पूरा घर परिवार दादा दादी सब भरे हैं, लेकिन अगर माँ घर पे नहीं है तो भैया पूरा का पूरा सोना लगता है। आपने नोटिस किया होगा, अगर आप कहीं से भी घूम टहल के आओगे, कहीं से भी स्कूल से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, बाहर से कहीं से चले आ रहे हो, आपके मुंह से सबसे पहला वर्ड निकलता है कि अम्मा कहाँ है, माँ कहाँ है, माता जी कहाँ है, व्हाट एवर जो आप बोलते हो, सबसे पहला मुंह से यही आवाज तो निकलता है भैया कि माँ कहाँ है। तो समझ लो ना कितना ज्यादा प्रेम होता है हमें। इसीलिए कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ा योद्धा जो है वो माँ होती है। ठीक, ये सब गलत फहमी में लोग जीते हैं ना कि हाँ ये यार सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे यादें धीरे धीरे होते ना खत्म हो जाएंगे, लेकिन माँ के प्रति कभी नहीं होता है। आप बाहर चले जाओगे, फोन आएगा, भाई कहेगा भैया हमको एंड्रॉयड फोन चाहिए, घर में ये दीदी बोलेंगे कि भैया हमको ये चाहिए, पापा बोलेंगे बेटा चलो ठीक है बढ़िया से कमाना, पैसे बचाना थोड़ा, घर में और लोग बोलेंगे कि अच्छे से कमाओ, बिल्कुल पैसा उड़ाओ मत, अच्छे से रहना। लेकिन माँ अगर फोन उठाएगी तो क्या बोलेगी, बेटा खाना तो खा लिया ना। तो समझ सकते हो कि भाई माँ माँ होती हैं। ठीक है ना? इसीलिए बोलते हैं बच्चों जिंदगी में वो काम कभी मत करना कि भाई माँ को शर्मिंदगी महसूस हो, माँ को रोना पड़े, क्योंकि जिस दिन आपकी वजह से माँ की आंखों में आंसू आ गया तो दुनिया में कोई ऐसा भगवान है जो आपको माफ कर देगा। भाई उनसे बढ़कर कौन है? वही तो लोग मंदिरों में भगवान को खोजते हैं, पत्थर में भगवान को पूजते हैं, लेकिन वो शायद भूल जाते हैं कि उनके घर में साक्षात ईश्वर बैठे हैं। पता नहीं किस ख्याल में होते हैं कि इधर उधर भटक रहे हैं, जबकि भगवान तो उनके घर में है। तो याद रखना बच्चों। चलिए देख लेते हैं माई मदर एट 66 कैसे लिखना है। देखिए सबसे पहले सब जितने भी सेंट्रल आइडिया हो, पहली लाइन आपको ये लिखना है भैया कि द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय, जिसके द्वारा संपादित है, जिसके द्वारा रचित है, वो चीज लिखना है यहाँ पे कमला दास। यानी लिखेंगे कि माई मदर एट 66 यानी मेरी माँ 66 वर्ष की है, यही वाली। ठीक है, तो ये लिखा गया है कि माई मदर एट 66 जो पोयम है ये कमला दास के द्वारा रचित है। कंपोज्ड का मतलब वही संपादित है या रचित है।
लिखित है, कुछ भी आप मानिए। अब देखिए इसमें क्या है कि द पोयम शोज, ये जो कविता है वो दिखाता है द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, यानी अपने माँ से बिछड़ने के डर को। यानी ये जो कमला दास हैं, तो ये कविता उनसे क्या है, यानी उनके भय को दर्शाता है। किसके लिए? माँ से बिछड़ने का। यानी ये जो कविता है ये कवित्री के यानी माँ से बिछड़ने के डर या भय को दिखाता है। आगे लिखेंगे बच्चों की हर मदर इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ, कि उनकी माँ, उनकी किसकी, जो कमला दास हैं, ठीक, क्योंकि अपने आप को जो कवित्री है अपने आप को ही एक बेटी के रूप में दर्शा रही है। तो वही कह रहा है कि उनकी जो माँ है इन द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ, यानी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे हैं। सो द पोएटिस, इसलिए जो कवित्री हैं, फील्स, महसूस करती हैं दैट हर मदर विल पास अवे सोन, की जल्द ही उनकी माँ क्या है, अलविदा ले लेंगे, यानी जल्द ही उनकी माँ दुनिया से गुजर जाएंगे। तो वही चीज बोल रहा है कि भैया कि जो उनकी माँ है वो जीवन के अब अंतिम पड़ाव पर हैं, इसलिए जो कवित्री है वो महसूस करती है कि अब उनकी जो माता जी हैं वो जल्द ही गुजर जाएंगी। पोएटिस गेट्स स्टेयर, मतलब गेट स्केयर्ड। देखिए ये जो कवित्री होती है क्या हो जाती है भैया, स्केयर्ड हो जाती है, मतलब भयभीत, यानी डर जाती हैं ऑफ दिस थॉट, इस ख्याल से। मतलब जब वो सोचती हैं, कहता ना कि भाई, कहते हैं ना कि जब आप भाई आपका कोई बहुत चहेता, ठीक, आपका कोई बहुत चाहता हो दुनिया से चला जाए ना, तो उस समय तो लगता है कि दुनिया ही खत्म है। या फिर आप जिसे बहुत ज्यादा चाहते हो, अगर आप गलती से आपके दिमाग में ख्याल भी आ गया कि कल को उसको क्या हो गया, तो आप डर जाते हो, आंखों में आंसू आ जाता है। तो वही कह रहा है कि भैया कि जो पोएटिस हैं इसी ख्याल से क्या होती हैं, डर जाती हैं। और टू कम आउट ऑफ दिस थॉट, इस विचार से जो बाहर निकलती हैं वो, यानी इस विचार से बाहर निकल के सी लुक्ड आउटसाइड कार, यानी वो कार से बाहर की तरफ देखती है। हमने बताया ना वो एयरपोर्ट पर माँ को छोड़ने के लिए जा रही होती है, ठीक है ना। वही कह रहा है कि जल्द ही क्या है वो इस ख्याल से बाहर आती हैं, ठीक है, और उन्होंने कार के बाहर देखा, ठीक। फिर कह रहा है कि द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ जॉय, यानी बाहर का जो नजारा था वो खुशियों से भरा था, एंड एक्टिविटी, और चहल पहल के साथ, ठीक है ना। यानी जब वो कार के बाहर देखती हैं तो जो संसार होता है, यानी बाहर का जो नजारा होता है वो फुल ऑफ जॉय एंड एक्टिविटी, यानी खुशियों से और चहल पहल से भरा हुआ था। द यंग ट्रीज, जो छोटे नन्हे नन्हे पेड़ होते हैं, सीम्ड रनिंग फास्ट, वो तेजी से भागते हुए दिखाई पड़ रहे थे। होता नहीं जब आप गाड़ी से जाते हो, बाहर झांकते हो तो पेड़ क्या पूरा का पूरा नजारा घूमता रहता है, वही चीज, ठीक। एंड चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी, और जो बच्चे थे यानी आसपास जो खेल रहे थे वो क्या है, बहुत ही ज्यादा खुशी दिखाई पड़ रहे थे। कह रहा कि एट एयरपोर्ट पर पहुंचकर है ना, आज आवाज थोड़ा हमारी आवाज में भी दर्द है भाई क्योंकि गले में खराश है, तो कोऑपरेट करना। कह रहा है कि एट एयरपोर्ट पर पहुंच करके सी लुक्ड, वो देखती हैं, अगेन माने दोबारा, एट हर मदर, अपने माँ की तरफ। एयरपोर्ट पर पहुंच करके वो दोबारा से अपने माँ की तरफ देखती हैं, ठीक है। सी फेल्ट पेन यहाँ पेन होगा, ठीक है, टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर। कह रहा है सी फेल्ट पेन, वो दर्द को महसूस करती हैं, टू लुक यानी देख करके, एट द कलरलेस यानी बेजान या बेरंग, एंड पेल ऑफ मतलब पेल फेस का मतलब पीला पड़ा हुआ चेहरा, ऑफ हर मदर, अपनी माँ के। यानी वो क्या करती हैं, अपने माँ के यानी बेरंग और पीले पड़े हुए चेहरे को देख करके बड़ा दर्द महसूस करती हैं। होता ना कि बुजुर्ग जो लोग होते हैं भाई, उनके चेहरे की रंगत उड़ जाती है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, आंखें ऐसे लगता है कि भाई क्या है, मुनी हुई हैं तो बंद है, ऐसा कुछ प्रतीत होता है ना, वही चीज बोल रहा है। आगे है कि बट हाइडिंग हर टीयर, लेकिन अपने आंसुओं को छिपाते हुए, क्योंकि जब वो अपने माँ को इस कंडीशन में देखती हैं तो दुखी हो जाती हैं। तो फिर आगे है कि बट हाइडिंग, कह रहा है कि हर टीयर्स, लेकिन अपने आंसुओं को छिपाते हुए, द पोएटेस सेड, कवित्री ने कहा, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा अब हम जल्द ही मिलेंगे। सी यू सून अम्मा, के अम्मा जाओ हम फिर से जल्द ही मिलेंगे। तो ये चीज आपका एक कंप्लीट सेंट्रल आइडिया हो जाता है। माई मदर एक्ट 66, देख रहे हैं बच्चों कि कितना सिंपल वर्ड्स के द्वारा हमने लिखा है। आप किसी भी क्वेश्चन पेपर में मिला, मतलब क्वेश्चन बैंक में अगर मिलाओगे ना भैया, तो इतना ज्यादा आपको आसान कहीं पर दिखाई पड़ेगा नहीं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि भाई अच्छे से इसको छाप लीजिए,
ठीक है ना। जो आज 3 बताएंगे 3 के तीनों अच्छे से छाप कर रख लीजिए कॉपी में, इतना याद रखना, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए। चलिए बच्चों अगला देखते हैं। अगला क्या है कि कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का मतलब शांत रहना, चुप रहना। शांत रहना, चुप रहना, इसमें क्या है? देखिए शांत रहना या चुप रहना, इसमें यह चीज बताया गया है भैया कि आज के समय में लोग भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जो जीव जंतु है उनको सता रहे हैं, प्रकृति का भाई नाश कर रहे हैं। तो यूं कह लें कि कहने का अर्थ यह है कि कभी ने ये बताया है कि आज के समय में लोगों की शांति जो है वो भंग हो गई है। लोग बिना मतलब के भेड़ बकरियों की तरह भाग रहे हैं, यानी उनके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं समझ में आ रहा है कि किसको क्या करना है, बस इधर उधर भागे जा रहे हैं। और क्या करना चाहिए, क्या करना होगा, यही सब कुछ इस चैप्टर में है। तो कीपिंग क्वाइट यानी शांत रहना, चुप रहना। कैसे लिखेंगे बच्चों, चलिए देखते हैं। लिखेंगे भैया कि द पोयम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरुदा। पेब्लो नेरुदा नाम है, ठीक है, कि जो कीपिंग क्वाइट है ये पेब्लो नेरुदा नामक, ठीक है, जो क्या है कवि है, इन्होंने लिखा है, ठीक है, पेब्लो नेरुदा के द्वारा रचित है। आगे लिखेंगे इट इज अ वेरी सिंपल पोयम। ये एक बहुत ही साधारण सी कविता है, ठीक। पोएट सेज, कवि कहता है दैट कि टुडे आवर लाइफ इज हेस्टी, कि आज जो हमारा जीवन है हेस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन। हेस्टी का मतलब क्या होता है भैया? हेस्टी का मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब अस्त व्यस्त है, यूं कह लें कि मतलब बस बहुत ज्यादा हम व्यस्तता है, इतना कह लो। हेस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन, और बिना दिशा के है, कि आज का जो हमारा जीवन है वो बहुत भाग दौड़ से भरा। हेस्टी का यूं भी कह सकते हैं कि अस्त व्यस्त का मतलब यानी भाग दौड़ से भरा हुआ, ठीक, आराम नहीं, सुकून नहीं। आज देखा होगा कि हर लोग बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। वही चीज कह रहा है कि आज का जो हमारा जीवन है वो भाग दौड़ से भरा हुआ और विदाउट डायरेक्शन, बिना दिशा के है, यानी सब लोग बिना किसी दिशा के, बिना किसी डायरेक्शन के इधर उधर भागे जा रहे हैं। आगे लिखेंगे कि द पोएट आस्क, जो पोएट आस्क यानी कहता है अस, हमको टू स्टॉप यानी रोकने के लिए, वार्स युद्ध को, हेट नफरत को, पॉल्यूशन प्रदूषण को, किलिंग ऑफ एनिमल्स जानवरों की हत्या को, हंटिंग ओवरसील यानी अपने आप को क्षति पहुंचाने को। यानी कवि हमको क्या भाई, कवि हमको युद्ध करने, नफरत करने, प्रदूषण करने, जंतुओं यानी जानवरों की हत्या करने और अपने आप को क्षति पहुंचाने, ठीक है, इन सबको रोकने के लिए कहता है कि भाई ये सब रोक दो, क्योंकि यही रोक दोगे तभी शांति मिलेगी, अदरवाइज नहीं। आगे लिखेंगे भैया कि ही सेज, वह कहता है दैट अर्थ टीचेस, देखिए यहाँ टीच, यहाँ पे टीचेस हो जाएगा भैया, और टीचर्स नहीं, टीच, टीच का मतलब पढ़ाना। द अर्थ टीचेस ए लॉट, जो पृथ्वी है हमको बहुत कुछ सिखाती है भैया, बहुत कुछ सिखा देती है। ए लॉट का मतलब ढेर सारा, पृथ्वी हमको बहुत कुछ सिखाती है, बट वी डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते हैं द पर्पस ऑफ लाइफ, की जीवन का उद्देश्य क्या है। पृथ्वी तो हमको बहुत कुछ सिखाती है भाई, नेचर से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि नहीं भाई। पहाड़ हमको ये सिखाता है कि आप तेजी से बिना कुछ सोचे समझे ऊपर की तरफ भागो, ठीक है। और फूल हमको ये सिखाते हैं कि भाई हमेशा आपके जीवन में ताजगी होनी चाहिए, हमेशा महकते रहो, दूसरों को भी महकाते रहो, ठीक है। और छोटे मोटे पेड़ पौधे, ये फसलें सिखाती हैं कि भैया किस तरह से आपको हमेशा मगन रह के इधर उधर झूमना है। तो सब कुछ कहीं ना कहीं प्रकृति हमको सब कुछ सिखाती है भैया। तो वही चीज बोल रहा है कि प्रकृति हमको बहुत कुछ सिखाती है, बट हम ही जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ नहीं पाते हैं। पोएट सेज, कवि कहता है दैट एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, कोई भी समस्या सॉल्व की जा सकती है बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, यानी आत्म संरक्षण के द्वारा या आत्मनिरीक्षण के द्वारा। मतलब कोई भी समस्या हो, अगर आप अंदर से विचार करते हो, यानी उसको अच्छे से सोचते समझते हो, तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा। पता चले आप हल्ला गुल्ला करके बस इधर उधर गले फाड़ रहे हो, मतलब गला फाड़ रहे हो, दुनिया भर का ड्रामा कर रहे हो, तो नहीं होगा। कहते हैं ना, कोई भी चीज हो, जब तक शांति से विचार नहीं करोगे, जब तक दिमाग नहीं लगाओगे, किसी भी समस्या का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आगे कह रहा है कि देन, ठीक वही चीज बोल रहा है कि भैया किसी भी समस्या का समाधान उससे जो आत्म संरक्षण के द्वारा या आत्मनिरीक्षण के द्वारा क्या है निकल सकता है। देन वी कैन रिज्यूम, तब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटीज,
तब हम अपने क्रियाकलापों को फिर से आगे की तरफ ले जा सकते हैं इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में। ठीक है ना, तभी हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो एक्टिविटीज हैं, क्रियाकलाप को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। क्लियर? चलिए भैया इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, 1 मिनट ये चीज कर लीजिए। ठीक, चलिए हो गया। अब आगे देखते हैं अगला तीसरा क्या है भैया। तीसरा क्या है? तीसरा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य की वस्तुएं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब सुंदरता की वस्तुएं। यानी इसमें क्या बताया गया है कि भैया हमारे जीवन में जो हम बोलते ना कि हाँ ये सुंदर है, ये सुंदर है, ठीक, लेकिन इसमें एक्चुअल में बताया गया है कि वास्तविक सुंदरता कहाँ है, कि एक्चुअल में कि जो ब्यूटी होती है वो किन चीजों में होती है, या कौन सी चीजें ऐसी हैं जो क्या है सुंदर होती हैं और हमें हमेशा के लिए जीवन में खुशी प्रदान करती हैं, ये चीज बताया गया है। ठीक है, चलिए लिखेंगे कैसे बच्चों? लिखेंगे द पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सौंदर्य की वस्तुएं, इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट, जॉन कीट्स के द्वारा रचित है। यानी कह रहा है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो कविता है ये जॉन कीट के द्वारा कंपोज्ड की गई है, यानी रचित है। आगे लिखेंगे ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो है टेल्स बताती है दैट की द ब्यूटीफुल थिंग्स, जो सुंदरता की वस्तुएं हैं, ये सौंदर्य की वस्तुएं हैं, आर द सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। सोर्स का मतलब स्रोत, ठीक। ये जो कविता है, कौन सी कविता? ए थिंग ऑफ ब्यूटी है। ये हमको ये बताता है कि जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं वो ग्रेट, ग्रेट का मतलब बहुत बड़े पैमाने पर, ठीक है ना, तो वही कह रहा है कि ये खुशी और हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता, ये देखिए जॉय एंड हैप्पीनेस का मतलब ही होता है कि भाई खुशी, ठीक है ना, प्रसन्नता कह लें, खुशी कह लें, वही, ठीक। तो इसका कहना ये है कि जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं वो क्या है, ये जॉय एंड हैप्पीनेस का एक सोर्स यानी स्रोत होती हैं, ठीक है। यानी हमें जीवन में किस तरह खुशी रहना है, कैसे कुछ मिलता है, तो ये सब सुंदरता की वस्तुओं के द्वारा है। आगे लिखेंगे बच्चों कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी नेवर एंड, कि जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं वो कभी खत्म नहीं होती हैं, ठीक। यानी जो सुंदरता की वस्तु होती है वो कभी खत्म नहीं होती है। देयरफॉर, इसलिए ब्यूटीफुल थिंग्स आर वर्थ ट्रेजरिंग, इसलिए जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं ये एक अनमोल खजाना होती हैं। विथ द पासिंग ऑफ टाइम, यानी समय बीतने के साथ साथ, द स्वीट रिकलेक्शन, मीठी यादें ऑफ ब्यूटी मतलब सुंदरता की, बिकम माने हो जाती हैं मोर जॉयफुल, और भी ज्यादा आनंददायक। यानी जो सुंदरता की वस्तुएं हैं वो समय बीतने के साथ साथ और भी ज्यादा आनंददायक हो जाती हैं, ठीक है ना। यानी जब किसी चीज को बोलते हैं ना कि भाई अगर आप दिलो जान से किसी चीज को चाह लेते हो, आपके अंदर वो चीज बस जाए, तो चाहे जितना समय बीत जाए आपको वो चीज सुंदर ही लगेगी, है ना, क्योंकि उसकी जो सुंदरता है आपके दिल में बैठ गई है। तो वही चीज बोल रहा है कि जो सुंदरता की वस्तुएं हैं, ऐसा नहीं कि समय बीत जाए उसके बाद सुंदरता खत्म हो जाए, नहीं। यहां पर वास्तविक सुंदरता से मतलब यह है बच्चों कि इस प्रकृति की सुंदरता की बात की गई, कि पेड़ पौधे, नदियां, फूल, झरने, तालाब, पहाड़, इन सुंदरता की बात की गई है ना। शरीर की सुंदरता तो एक समय के बाद ढल जाएगी, लेकिन उसके अंदर की मन की सुंदरता कभी नहीं ढलेगी, है ना। भाई प्यार मोहब्बत में अगर पड़ जाते हो तो बहुत क्या 30 साल 35 साल अच्छा लगेगा, उसके बाद खुद आदमी बोला अरे यार ये तो क्या है, बुढ़ा हो गया है, ये तो बुढ़ी हो गई है। लेकिन अगर अंदर की सुंदरता, मन की सुंदरता अगर आपने समझ लिया तो भाई जिंदगी भर मरते दम तक वो सुंदरता आप समझ जाओगे, ठीक है ना। वही चीज बोल रहा है कि भैया जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं वो समय के साथ यानी समय बीतने के साथ साथ, तो ठीक है ना, वही चीज बोल रहा है कि और भी ज्यादा आनंददायक हो जाती हैं, ठीक। वही चीज बोला है ना कि विद द पासिंग ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ जो सुंदरता की मीठी यादें हैं, देखिए स्वीट रिकलेक्शन यानी मीठी यादें, बिकम मोर जॉयफुल, और भी ज्यादा आनंददायक बन जाती हैं। आगे बोला है क्रिएशन ऑफ गॉड, बोल दिया ना, आ गया भैया। क्रिएशन ऑफ गॉड यानी जो ईश्वर की रचना है, प्रोवाइड हमको प्रदान करती है एनर्जी मतलब ऊर्जा को, एंड हैप्पीनेस माने खुशी को। जो ईश्वर की रचना है ये हमको एनर्जी और क्या करती है भैया, हैप्पीनेस यानी
प्रसन्नता को क्या प्रदान करती है। थिंग्स अराउंड अस, ये जो हमारे चारों तरफ की वस्तुएं हैं, मेक बनाती हैं, अस माने हमको, फील हैप्पी यानी खुशी का एहसास। कहने का मतलब हमारे चारों तरफ जो वस्तुएं हैं ये हमको खुशी का एहसास कराती हैं, यानी खुशी का अनुभव कराती हैं। ठीक है ना। तो ये चीज यानी अब तो समझ गए होंगे कि वास्तविक सुंदरता किसके बारे में कह रहा है, तो ये नेचर की बात बोल रहा है भैया। ठीक है ना। तो किस तरीके से लिखना है समझ में आ गया। ठीक, एकदम सिंपल तरीके से लिखा है, किसी भी क्वेश्चन बैंक में इतना आसान आपको दिखेगा नहीं। याद रखना बच्चों, ऐसे अगर आप लिखते हैं तो भैया आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। चलिए बस आज के इस वीडियो में इतना है। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को तीन के तीनों सेंट्रल आइडिया अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्यार से एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा।